हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज का विषय है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन 1854 से 1947 और स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़ 1947 से सन 2000 तक। आइए इसका अध्ययन करते हैं। आज के प्रमुख विचारणीय बिंदु रहेंगे अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रशासनिक कार्य, भौगोलिक पुनर्गठन, स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला देशी रियासतों का विलय, फिर रियासतों का जिलों में संविलियन, भारतीय राज्यों का वर्गीकरण और 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़। आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलचुरी वंश के समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासन मराठा शासकों के अधीन आ गया था, किंतु मराठा शासकों के और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। मराठा युद्ध हारते हैं। उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद पुनः एक बार कुछ शर्तों के साथ मराठा शासन वापस किया जाता है, किंतु उसके बाद 13 मार्च 1854 की तिथि आती है। उस समय लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कार्य करती है। इस हड़प नीति के कारण नागपुर क्षेत्र का ब्रिटिश प्रशासन में अधीन हो जाता है, विलय हो जाता है। और एक बार जब नागपुर क्षेत्र या भोसला शासन ब्रिटिश अधीन आ जाता है तो छत्तीसगढ़ भी अपने आप अंग्रेज़ी शासन के अधीन आ जाता है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी मराठाओं का ही जीता हुआ प्रदेश था। अब हम देखते हैं कि मराठा शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश प्रशासन जब प्रारंभ होगा तो क्या क्या प्रशासनिक घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले जब ब्रिटिश अधीन में छत्तीसगढ़ आ जाता है तो डिप्टी कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ किया जाता है और छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया जाता है। इसके साथ ही अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर भी बनाए जाते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। बिलासपुर क्षेत्र के लिए गोपाल राव और रायपुर क्षेत्र के लिए मोबिन उल हसन को अतिरिक्त सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाया जाता है। इसके बाद कुछ और प्रशासनिक कार्य होंगे, जैसे जिलों में जिला अधीक्षक की नियुक्ति होती है, दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, रायपुर डाकघर में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की जाती है, साथ ही तहसील व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। तहसील व्यवस्था प्रारंभ करने वाले व्यक्ति भी चार्ल्स इलियट हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलों का गठन किया जाता है, रायपुर, रतनपुर एवं धमतरी। इसके बाद 2 नवंबर 1861 को 2 घटनाएं होती हैं। पहला यह कि सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत का गठन होता है और इस गठन का मुख्यालय नागपुर को बनाया जाता है। इसी दिन सेंट्रल प्रोविंस में जिला व्यवस्था भी लागू की जाती है, जिसके तहत मध्य प्रांत में 17 ज़िले बनाए जाते हैं। इन 17 ज़िलों में से 3 ज़िले छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उन ज़िलों के नाम हैं रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा राज्य में आता है। 1862 में मध्य प्रांत में संभाग व्यवस्था भी लागू हो जाती है और छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बन जाता है और इस संभाग का मुख्यालय रायपुर बनता है और रायपुर संभाग का जो कमिश्नर है वह पुनः चार्ल्स इलियट को ही बनाया जाता है। इस प्रकार देखिए कि जिलों में जिला अधीक्षक की नियुक्ति से लेकर संभाग गठन और कमिश्नर तक का कार्यक्रम जो है वो तेज़ी से होता है। इसके बाद पूरे ब्रिटिश प्रशासन का भौगोलिक पुनर्गठन होता है, जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़ता है। और वह क्या है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और इस बंगाल विभाजन से 2 घटनाएं होती हैं। पहला कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कुछ रियासतें
उड़ीसा में चली जाती हैं और छोटा नागपुर क्षेत्र के कुछ रियासतों का छत्तीसगढ़ में आगमन हो जाता है। वह कौन कौन से हैं? तो संबलपुर क्षेत्र की 5 उड़िया भाषी रियासत बंगाल में शामिल हो जाती है। कौन कौन सी? बामरा, रायरखल, पटना, सोनपुर और कालाहांडी। उसी प्रकार छोटा नागपुर के 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में आ जाती हैं। सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, चांगभखार, कोरिया, ये सभी रियासतें हैं। रियासतों के बारे में आगे चर्चा की गई है वीडियो में। ये सभी रियासतें शामिल हो जाती हैं। यह तो हुई ब्रिटिश काल की बात, ब्रिटिश प्रशासन की बात, जो कि बहुत संक्षिप्त है। अब हम आते हैं स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़। तो 1947 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का ही हिस्सा हो रहता है और उसका अपना कोई विशेष इतिहास या कोकोई विशेष घटनाएं नहीं घटती हैं। इसी प्रकार 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो उस समय 565 लगभग देशी रियासतें होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इन देशी रियासतों के पास 3 विकल्प थे, या तो वह भारतीय संघ में मिल जाएं, या वह पाकिस्तान में मिल जाएं, या स्वतंत्र रहें। इस स्वतंत्रता के काल में छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। इन 14 रियासतों का विलय भारतीय संघ में होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उस समय जो रियासतें थी उनका नाम आप देख पा रहे हैं। बस्तर, खैरागढ़, रायगढ़, जशपुर, चांगभखार, कांकेर, छुईखदान, शक्ति, सरगुजा, उदयपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, सारंगढ़ एवं कोरिया। ये सभी रियासतें भारत संघ में विलय होती है और यदि इनका क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे बड़ी रियासत बस्तर रियासत थी और सबसे छोटी रियासत थी शक्ति। साथ ही खैरागढ़ वह रियासत है जो अंतरिम सरकार की अधिमिलन की नीति के तहत हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बनती है। किंतु इस अधिमिलन की नीति से भारत संघ संतुष्ट नहीं होते हैं और वह फिर एक विलय पत्र बनाते हैं। तो विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बनती है राजनांदगांव रियासत। वास्तव में होता यह है कि सभी राज्य जो है यह फैसला कर लेते हैं कि उन्हें भारतीय संघ में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। किंतु 1947 तक 3 रियासतें ऐसी रहती हैं देश की जिन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया होता है, जिसमें से एक होता है जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। ये तीनों की एक अलग कहानी है, इस पर एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है। किंतु छत्तीसगढ़ की रियासतों ने कोई विशेष विरोध नहीं किया और वो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल हो गए। उस समय रियासती मामलों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके ही नेतृत्व में ये सभी रियासतें को विलय करने का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो रियासतें थी उनका लोकेशन कहाँ कहाँ है। नक्शे में आप देख सकते हैं सभी रियासतों के लोकेशन के बारे में बताया गया है। सबसे ऊपर चांगभखार है, सबसे नीचे बस्तर रियासत है, इसमें सरगुजा रियासत आती है, सरगुजा अंबिकापुर। और सरगुजा रियासत का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ शासन में एक मंत्री हैं श्रीमान टी.एस. सिंहदेव या टी.एस. बाबा, जो इसी रियासत के महाराजा हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी हैं। इसी प्रकार बस्तर रियासत में प्रवीण चंद्र भंजदेव नामक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिनकी महल में ही हत्या कर दी जाती है और ये काकतीय राजवंश से संबंधित हैं जिसमें रथ यात्रा इन्होंने प्रारंभ करवाई थी। तो इस प्रकार रियासतों का अपना एक अलग ही कहानी है। खैरागढ़ रियासत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सबसे पहले विलय हुआ था और एशिया का सर्वप्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इसी राजवंश की देन है। इसी राज की राजकुमारी की याद में इसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार देशी रियासतों का
भारत में विलय होता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद की घटना है। इस सूची में आप देख सकते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शासक एवं प्रतिनिधि, यह इसलिए प्रदर्शित किया गया है क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं कि अमुक रियासत में से विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आप देख रहे हैं कि पहले कॉलम में रियासतों का नाम है, दूसरे कॉलम में संस्थापक का नाम है, तीसरे कॉलम में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है उनके नाम हैं, साथ ही अगले कॉलम में लिखा है कि तिथि कब इन्होंने सिग्नेचर किया। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हम चलते हैं भारतीय राज्यों का वर्गीकरण पर। भारतीय राज्यों को 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो जितने भी देशी रियासतें थीं उनको मिलाकर राज्य बनाया गया था और उन राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। वो भाग कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले आते हैं क वर्ग के राज्य। इस वर्ग में 9 राज्य थे और ये वो राज्य थे जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर के शासन वाले राज्य हुआ करते थे, अर्थात यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और गवर्नर रूल हुआ करता था। उसके बाद ख वर्ग में 9 राज्य आते हैं। इसमें शाही शासन होता है, साथ ही यहाँ पर विधानमंडल भी पाया जाता था। यह भूतपूर्व की बात है, जब ब्रिटिश शासन हुआ था तब ऐसे राज्यों को ख वर्ग में रखा गया। साथ ही ग वर्ग में 10 राज्य रखे गए जहाँ पर केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था, एवं घ वर्ग में केवल 1 राज्य या कहें संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। किंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि देशी रियासतों का विलय करके इन्होंने राज्य तो बना दिया था, किंतु उनमें भाषा, संस्कृति, बोली, धर्म आदि की बहुत विविधताएं थी। साथ ही राज्यों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था जिससे प्रशासन करने में समस्याएं आ रही थी। इसलिए राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। प्रारंभ में तो यह मांग धर्म पर आधारित थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया। बाद में भाषा पर आधारित राज्यों की मांग उठी। एक बार तो इसको भी स्वीकार कर दिया गया था, किंतु जब तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के लिए मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, तब सरकार को यह फैसला लेना पड़ता है और 1956 में आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसी के तहत राज्यों को भाषा के आधार पर विभक्त किया जाता है। तो इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। यहीं से हमें छत्तीसगढ़ की कुछ झलक मिलने प्रारंभ होती है। कैसे? तो 1956 में 2 वर्ग थे, जैसे मैंने बताया 4 वर्ग थे, उनमें से 2 वर्ग को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया और इसी मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य था। तो कौन कौन से थे? तो 1956 में ख वर्ग के मध्य भारत राज्य और विंध्य प्रदेश राज्य एवं ग भाग के भोपाल राज्य, इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया और इसी मध्य प्रदेश राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ भी समाहित था। यह 1956 की बात है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ती जाती है, समय व्यतीत होता है, तो छत्तीसगढ़ की एक अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान प्रारंभ से ही थी और जिस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, तो हमारे छत्तीसगढ़ जो वर्तमान हमारा नक्शा है, क्षेत्र है, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती थी। तो धीरे धीरे हमारे राजनेताओं और जनता के मन में भी यह बात उठने लगी थी कि क्यों ना हमारा भी एक अलग प्रदेश हो, क्योंकि हमारे यहाँ से संसाधनों का दोहन तो किया जाता था, किंतु उसके अनुरूप हमें लाभ या आर्थिक मदद नहीं दी जाती थी, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास बहुत कम हुआ था और इसके संसाधनों का दोहन बढ़ रहा था। साथ ही हम जो हमारे नेता थे और हमारे जो जनता थे, वह एक पृथक राज्य चाहते थे। ये अहिंसक प्रयास चलता रहा और इसी प्रयास का परिणाम यह था कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और उससे छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य के रूप में गठित किया जाता है, जो भारतीय संघ का 26वां राज्य बनता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य सभी राज्यों में थोड़ी बहुत हिंसा या किसी की मृत्यु आदि हुई थी राज्य गठन की मांग के समय, किंतु छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है
जिसके गठन की मांग लगभग अहिंसक रही है। किसी की हत्या आदि की सूचना भी नहीं प्राप्त हुई है और केवल अपनी मांगों को हम रखते गए और अंत में हमें सफलता मिली और हमारा पृथक राज्य बन गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ कलचुली काल में था। कलचुली काल के बाद वो मराठाओं के अधीन आया। मराठाओं के बाद जब मराठा हार गए अंग्रेज़ से, तो अंग्रेज़ के अंडर में चला गया हमारा प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रांत का गठन हुआ, तो उस मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ था। उसके बाद जब राज्यों का गठन हुआ तो राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था और उस 4 वर्गों में से क और ग वर्ग में भी हमारा छत्तीसगढ़ था। फिर उसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश बना, तब छत्तीसगढ़ भी उसमें था और अंत में 2000 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसकी एक लंबी यात्रा चली है, मराठा से लेकर स्वतंत्र भारत और उसके बाद हमारे सन 2000 के नए राज्य गठन तक। अब कुछ तथ्य जान लेते हैं कि हमारा जब राज्य गठन हुआ उस समय हमारी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी। तो उस समय जब सन 2000 में गठन हुआ छत्तीसगढ़ का, तो 3 संभाग थे, 16 ज़िले थे, 96 तहसील थी, 146 विकासखंड थे एवं 10 नगर निगम थे। राज्य गठन के समय जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। उस समय राष्ट्रपति थे महामहिम KR नारायणन, प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन मध्य प्रदेश या जिसे कहें कि अंतिम बार अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं श्री दिग्विजय सिंह जी। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ बना तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हुए श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह आए भाजपा से संबंधित, और वर्तमान में भूपेश बघेल जी हैं, वह भी कांग्रेस के पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यह स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक का छत्तीसगढ़ का एक सफ़र रहा है। आशा है कि मैंने सभी तथ्यों को संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया जो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि किसी भी प्रकार की शंका है तो मेरे महाविद्यालय के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो दर्शक यदि मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। धन्यवाद।